केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं। थोड़ी देर में एसजीपीजीआई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले वो पहुंचे थे फॉरेंसिक जो इंस्टीट्यूट है उसका शिलान्यास करने के लिए, और अब वो थोड़ी देर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पहुंचने वाले हैं एसजीपीजीआई। लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं कल्याण सिंह और एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कल्याण सिंह से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वो वहां पहुंचकर हालचाल लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। तो थोड़ी देर में एसजीपीजीआई पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है वो रवाना हो चुका है और कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए एसजीपीजीआई जाएंगे। करीबन 15 से 20 मिनट तक वहां पर रुकेंगे, डॉक्टर से उनकी बातचीत होगी और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दोपहर 2:50 पर मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 3:15 पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। शाम 4 बजे मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। एक महत्वपूर्ण परियोजना है। शाम 5:10 पर हेलीकॉप्टर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। 5:25 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और उसके बाद वो विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और इस निरीक्षण के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के बाद उस कार्यक्रम स्थल से केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। एसजीपीजीआई वो पहुंचकर वहां पर कल्याण सिंह से मिलेंगे, उनकी सेहत का हालचाल जानेंगे और 2:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यूपी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज 3 जिलों का महत्वपूर्ण दौरा है। पहला जिला राजधानी लखनऊ ही है, दूसरा जिला मिर्जापुर है। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, अगर हम लखनऊ की बात करें तो एक कार्यक्रम पूरा हो चुका है, फिर पूर्व सीएम से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और फिर मिर्जापुर ही रवाना होने वाले हैं। मिर्जापुर में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके का उत्साह है? अवधेश, इस वक्त हम सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां पर लगभग 7,500 कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुर्सियां लगी हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको ये मैदान दिखाई देगा और यहाँ पर तैयारियां हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और हम आपको मंच दिखाना चाहेंगे। पहले अपने कैमरामैन महोदय से कहेंगे कि वो एक बार मंच दिखा दें। ये देखिए ये मंच है और इसी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। ये मंच देखिए बन के तैयार है और यहाँ पर तैयारियाँ अब पूरी हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो माँ विंध्यवासिनी यानी विंध्य धाम कॉरिडोर का आज यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही जो रोपवे है, रोपवे की सौगात देंगे और आने वाले दिनों में पर्यटन के तौर पर किस तरह से मिर्ज़ापुर आगे बढ़े, इसके लिए आज का मौका खास है, आज का दिन खास है। और आपको हम जो यहाँ का पंडाल है उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए वाटरप्रूफ पंडाल बना है, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए, इसलिए वाटरप्रूफ यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। तो मिर्ज़ापुर जनपद और ख़ास तौर पे विंध्य धाम की अगर बात करें अवधेश, तो ये कहा जाता है कि बनारस से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी कही जाती है और यहाँ पर माता का धाम है। भवानी पूजा के लिए, देवी पूजा के लिए अहम स्थान है, तांत्रिक पीठ कही जाती है विंध्य धाम की ये भूमि। और यहाँ पर तमाम तरह के जो धार्मिक पर्यटन है उनको विकसित करने की योजना है। तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो धार्मिक पर्यटन है उसको एक नया आयाम मिलेगा। जब विंध्य धाम कॉरिडोर बनेगा उसके साथ ही जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तो उसके चारों तरफ एक परकोटा विकसित किया जाएगा।
ये विशेष तौर पे मंदिर को जोड़ने वाली, मंदिर के किनारे किनारे एक दीवार विकसित होगी और ये दीवार खास होगी विंध्य धाम को लेकर। और इस दीवार के पीछे विंध्याचल से जुड़ी हुई वस्तुएं और मंदिर में, चूँकि जिस तरह से कहा जाता है कि जो मंदिर का विकास होगा उस विकास को पुरातनता को सहेजते हुए किया जाएगा, तो उस विकास के दौरान जो मूर्तियां मिलेंगी उनको भी सहेज कर रखा जाएगा। तो पूरे मंदिर का विस्तार और विकास पूरी तरह से पुरातनता को ध्यान में रखकर होगा। और इसके साथ ही त्रिकोणीय दर्शन, कहा जाता है कि काशी के बाद बनारस के बाद जो विंध्याचल का जो क्षेत्र है वो खास मायने रखता है धार्मिक दृष्टि से। लोग काशी में आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद विंध्याचल धाम में आते हैं माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए। तो एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अब विंध्य धाम कॉरिडोर का निर्माण है। तो आने वाले दिनों में जो धार्मिक पर्यटन अयोध्या, काशी और प्रयागराज के और काशी के बीच में पड़ने वाला ये विंध्याचल अपने आप में खास महत्व रखेगा। और आज का जो तोहफा है वो सिर्फ विंध्याचल ही नहीं, मिर्ज़ापुर ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए खास मायने रखता है अवधेश, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं और चुनाव की दृष्टि से भी खास मायने रखता है ये धार्मिक पर्यटन का तोहफा। यहाँ पर रोपवे की भी सौगात देंगे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की जनता को रोपवे की सौगात देंगे। नीतीश, रोपवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या रोपवे का प्लान क्या है? अवधेश जी, अगर रोपवे के प्लान की बात करें तो माँ विंध्यवासिनी के धाम से कालीखो, माँ विंध्यवासिनी के धाम से अष्टभुजी धाम तक ये जो रोपवे का प्लान है वो वहाँ तक जाने का है। चूँकि यहाँ के अगर शास्त्रों की बात करें तो त्रिकोणीय दर्शन की खास मान्यता है। कहा जाता है कि मनोकामना सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए त्रिकोणीय दर्शन खास मायने रखता है। और त्रिकोणीय दर्शन के लिहाज से यहाँ पर लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि नवरात्रि के जो साल में 2 नवरात्रि पड़ती है, यहाँ पर खचाखच भक्तों की भीड़ रहती है और सभी त्रिकोणीय दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। और त्रिकोणीय दर्शन के एक लिहाज से भी खास मायने रखता है ये रोपवे। और दूसरा, अगर बात करें तो कई बार ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर आते थे जो माता के दर्शन के लिए, कहें तो जो पहाड़ों पर स्थित अष्टभुजी माता का मंदिर है वहां तक जाने में कहीं ना कहीं अक्षम प्रतीत होते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। नीतीश, हमारे साथ आप बने रहिए। सारे लोग रोपवे से जा सकते हैं और पर्यटन के लिए तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मिर्जापुर में तैयारियां पूरी हो गई हैं, वहीं लखनऊ का कार्यक्रम भी हम दिखा रहे हैं। तो लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार में काफी अच्छा काम हुआ। तो दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। आपको सुनवाते हैं। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। मोदी जी 6,000 रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। ऐसी कोई योजना आपको ध्यान में नहीं आई। घर में इंडिया का बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बेच रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा घूमकर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की जरूरत नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते।
तो मैं सभी को कहना चाहता हूं। तो जहां विपक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्री ने निशाना साधा तो वहीं योगी सरकार की उन्होंने तारीफ की। तो हमारे साथ नीतीश मिर्जापुर से बने हुए हैं, लखनऊ से अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अनुभव, जिस तरीके से शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षियों पर निशाना साधा, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। शाह के इस यूपी दौरे से कहीं ना कहीं बीजेपी के मिशन 2022 का भी आगाज हो गया है। साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और विरोधियों को कहा कि वो अभी से हार स्वीकार कर लें। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ही जनता 2022 में भी चुनने जा रही है। यानी मिशन 2022 का आगाज आज केंद्रीय गृह मंत्री ने लखनऊ में इस कार्यक्रम में कर दिया है। और उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कानून व्यवस्था को लेकर कहा, 2019 तक उत्तर प्रदेश को उन्होंने देखा है, समझा है, जगह जगह गए हैं और पहले का उत्तर प्रदेश क्या था ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है। और आज अगर वो 2021 की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 बना है, उसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का 4.5 साल में कानून व्यवस्था को सुधारने का काम है। साथ ही साथ कोरोना की चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, इन दोनों लहरों में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया, वही वजह है कि 24 करोड़ की इस आबादी में उत्तर प्रदेश में बहुत कम कोरोना के मामले सामने आए। और अगर आज की बात करें तो अब तो उत्तर प्रदेश के सभी जिले हैं जहां पर सिर्फ इकाई में मामले सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से तारीफ की है अमित शाह ने, उससे ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की क्या रणनीति 2022 के चुनाव में रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। साफ तौर पर कहा कि 2017 में जो वादे किए थे जनता से, सभी वादे वो हमने पूरे किए हैं। और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक लोग नए कपड़े पहनकर चले आते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ नेता बयानबाजी तो खूब करते हैं चुनाव आने पर, लेकिन जब किसानों को दिक्कत होती है, जब नौजवानों को दिक्कत होती है, मजदूरों को दिक्कत होती है, तब कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तब केवल और केवल सरकार के काम लोगों को याद आते हैं। यही वजह है आज अब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कार्यक्रम 1:15 तक चलना था और 1:15 पर यहाँ से हेलीकॉप्टर से सीधे SGPGI जाना था। लेकिन चूंकि बारिश का मौसम है, मौसम थोड़ा ख़राब है, जिसका मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया, इसीलिए ये कार्यक्रम तकरीबन 40 मिनट पहले हम कहें समय से समाप्त हुआ है। और उसके बाद सीधे यहाँ से PGI के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों लोग निकल गए हैं हेलीकॉप्टर से ही। और वहाँ तकरीबन 15 मिनट तक रहने के बाद सीधे हेलीकॉप्टर से ही, जो उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय हेलीकॉप्टर है, उससे वो मिर्जापुर जाएंगे। और वहाँ भी बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिलेगी। जो विंध्य कॉरिडोर है उसका शिलान्यास करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और फिर शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास जो है वो वाराणसी जाएंगे और वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बिल्कुल जाएंगे। तो अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए और नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अगर हम बात करें मिर्जापुर की, मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास होगा, वाराणसी में क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से वहां पर पूरी तैयारियां हैं? अवधेश जी, अगर बात करें तो मिर्जापुर हो या बनारस हो, साफ तौर पर जो गृह मंत्री का ये दौरा है, ये संकेत देता है कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इस बार का ये दौरा उनको खास मायने रख देता है। अगर मिर्जापुर में बात करें तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का तोहफा, इसके साथ ही यहाँ पर जो रोपवे है उसका तोहफा, उसके साथ ही जब यहाँ से लौटेंगे तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे, वहाँ पर बाबा का जलाभिषेक करेंगे, विधिवत पूजन दर्शन करेंगे और इसके साथ ही जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है उसका भी अवलोकन करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं अवधेश जी कि यहाँ पर खास है कि जब भूमि पूजन मां विंध्यवासिनी धाम में हो रहा होगा तो विश्वनाथ धाम के जो प्रमुख अर्चक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो अर्चक ही इस भूमि पूजन को कराएंगे। यानी कई मायने से श्री काशी विश्वनाथ धाम, विंध्य धाम, इन सब को जोड़कर आने वाले दिनों में एक बड़े धार्मिक पर्यटन का संदेश देना है। और अब
आने वाला जो समय होगा, चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो चुनाव के लिहाज से भी ये जो दौरे हैं, ये जो तोहफे हैं, वो खास मायने रखते हैं। चूंकि कहा जाता है कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो धार्मिक दृष्टि से खास मायने रखती है, धार्मिक जनता कही जाती है, और विकास की जो दृष्टि है वो धार्मिक भी होती है। और ऐसी स्थिति में जब धार्मिक क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित तौर पे जो जनता है वो भी प्रभावित होगी। तो आने वाला जो चुनाव है, चूंकि सिर्फ और सिर्फ तोहफा ही नहीं है बल्कि यहाँ पर लोगों का संबोधन भी है। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री यहाँ से संबोधन क्या करते हैं, क्या संबोधन में सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें होती हैं या विरोधी और विपक्षी दलों पर निशाना भी साधते हैं, ये सारी बातें अभी देखने वाली बात होंगी। लेकिन आने वाले चुनाव में ये जो धार्मिक तोहफा है वो निश्चित तौर पर लोगों को प्रभावित करेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तोहफा प्रभावित करेगा। कन्नौज से मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया है और कोर्ट की रोक के बावजूद निर्माण हो रहा था। ठठिया थाना क्षेत्र के खालेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो कन्नौज की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से दो पक्षों में भिड़ंत हो रही है, खूनी संघर्ष हो रहा है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि पुलिस दबंगों का साथ दे रही है। खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया है। कोर्ट की रोक के बावजूद निर्माण चल रहा था। ठठिया थाना क्षेत्र के खालेपुरवा गांव का ये मामला है। और ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश के बाद घर की दीवार गिरने से घर में मौजूद 3 बच्चे दीवार के नीचे दब गए। दीवार गिरते ही अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने खुद ही रेस्क्यू कर 3 बच्चों को दीवार के नीचे से निकाला और नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसा ग्रेटर नोएडा धनकौर कोतवाली एरिया के धनकौर कस्बे में हुआ। तो दीवार गिरी और 3 बच्चे दब गए थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर आज से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता तीनों कृषि कानून और महंगी बिजली को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। एबीपी गंगा गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर इस अभियान को गांव-गांव तक कैसे ले जाएंगे। 1 अगस्त से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों में जा करके 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को समझाएंगे, बात करेंगे और 2022 के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं जो किसान है वो काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस मुहिम को लेकर के किसानों का क्या कहना, हम उन्हीं से बात करेंगे। महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए। अब गांव-गांव जा करके किसानों से वार्तालाप करके उनको समझाने की बात कही जा रही है आपके नेता के द्वारा। जी, क्या कहेंगे? कानूनों के बारे में बताएंगे। 3 जो कानून आए हैं इसमें वो पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे इसमें सफ़ेद क्या है। दूसरी बात, इन काले कानूनों में किसान का कहीं कोई भी हित नहीं है। ये तीनों कानून किसान के अनहित में है। यानी तीनों कानून जो हैं वो किसान अहित हैं। आप क्या कहेंगी? आप भी गांव-गांव जा रही हैं, आप गांव-गांव जाके किसानों को किन बिंदुओं पर समझाएंगी? इन्हीं बिंदुओं पे समझाऊंगी कि इस पे हमारा नुकसान है और इसमें हमारी ज़मीन में नुकसान है, हमारे खरीदारी में नुकसान है। हम गांव-गांव जाके अपने संगठन को जागरूक करूंगी, जैसा हमारे टिकैत साहब आदेश करेंगे। आप बताइए, सरकार लगातार कह रही है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। आप अपनी बात को रखिए, जो भी बिल में संशोधन है उसको किया जा सकता है, लेकिन बिल नहीं हटेगा। अरे जब बिल नहीं हटेगा संशोधन क्या करेगा वो? जब हमारे महात्मा जी सन 67 को आधार वर्ष मान करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप महिला किसानों को कैसे समझाएंगी और क्या कहेंगी, किस तरीके से उनसे वार्तालाप करेंगी गांव में जाके? गांव जाके बात करेंगे। इस सरकार को ये अच्छे दिन लाने की बात कर रही थी, ये अच्छे दिन तो नहीं लाई है, लेकिन विनाश तो जरूर करा रही है किसानों का।